भारत की पूर्वी सीमाएं हमेशा से ही एक बेहद संवेदनशील और जटिल पहेली रही हैं। एक तरफ अपना भारत है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और थोड़ा और आगे बढ़े तो म्यांमार। इन देशों के बीच खिंची 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई आम सीमा नहीं है। यह सिर्फ कंटीले तारों की बाढ़ या सुरक्षा चौकियों का जमावड़ा नहीं है। दशकों से यह एक ऐसे मूक खेल का गवाह रही है जिसने हमारे कई राज्यों की पूरी तस्वीर और भविष्य दोनों बदल कर रख दिए हैं। सीमा पर कोई बड़ा शोर नहीं हुआ, कोई भारी हलचल नहीं दिखी, लेकिन इन सरहदों के पार से एक खामोश सैलाब लगातार हमारे देश के अंदर आता रहा। इस घुसपैठ ने ऐसा जाल बुना कि रातों रात अनजान चेहरों से भरी नई बस्तियां बसने लगी। देखते ही देखते हमारे अपने ही इलाकों में जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी के आंकड़े पूरी तरह से पलटने लगे। हमारे देश के संसाधनों, हमारी जमीनों और हमारे रोजगार पर एक ऐसा भारी बोझ पड़ने लगा जिसका सरकारी फाइलों में कोई आधिकारिक हिसाब तक मौजूद नहीं था। इस खामोश और धीमे जहर जैसी घुसपैठ ने कई सीमावर्ती इलाकों का भूगोल, समाज और वहां का पूरा संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। दशकों तक यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत बिना किसी रोक टोक के चलता रहा, लेकिन अब अचानक बिना किसी पूर्व सूचना या भनक के एक ऐसा प्रशासनिक भूचाल आया है जिसकी गूंज और धमक सीधे ढाका तक बहुत साफ सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के सत्ता के गलियारों से एक ऐसा अचूक और सख्त फरमान जारी हुआ है जिसने सीमा पार बैठे आकाओं और उनके मोहरों की रातों की नींद उड़ा दी है। दशकों से जो लोग अपनी असली पहचान छिपाकर फर्जी कागजातों के दम पर इन इलाकों में अपनी गहरी जड़ें जमा चुके थे, अब अचानक उनके पैरों तले से जमीन खिसकने लगी है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि आखिर यह क्या हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल जो आज पूरे देश के सामने खड़ा है वह यह है कि क्या दशकों पुरानी इस दीमक जैसी समस्या का कोई ऐसा पक्का और ठोस इलाज खोज लिया गया है जो आने वाले समय में पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी नजीर बनने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां के पूरे प्रशासनिक ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार ने सत्ता में आते ही अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। चुनावों से पहले जो सबसे बड़ा, सबसे कड़ा और बेखौफ ऐलान किया गया था उसे अब सीधे धरातल पर उतार कर दिखा दिया गया है। बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को उनके मूल देश वापस भेजने की पूरी और पक्की तैयारी कर ली है। ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके लिए बाकायदा एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान लागू कर दिया गया है। इस समय पूरे राज्य भर में, खास तौर पर उन बस्तियों में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर होल्डिंग सेंटर बनाने का सबसे बड़ा और अब तक का सबसे सख्त निर्देश जारी कर दिया है। यह कोई सामान्य प्रशासनिक आदेश या कागजी कार्यवाही नहीं है। यह एक बहुत ही आक्रामक और स्पष्ट संदेश है कि अब अवैध रूप से सीमा पार करके आने वालों के लिए इस राज्य के अंदर छिपने की कोई भी जगह बाकी नहीं बची है। इस पूरे महा ऑपरेशन को बहुत ही रणनीतिक, खामोश और अचूक तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। शुभेंदु सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल के सभी जिला अधिकारियों को एक बहुत ही विस्तृत, सख्त और लिखित गाइडलाइन थमा दी गई है। इस आदेश में बिल्कुल साफ कहा गया है कि हर जिला अधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से, बिना एक दिन भी बर्बाद किए, ऐसे स्थानों की पहचान करे जहां इन विशेष होल्डिंग सेंटरों का निर्माण जल्द से जल्द किया जा सके। सरकार ने ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को स्पष्ट कर दिया है कि इस काम में किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई या देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन और खुफिया एजेंसियों का पूरा फोकस उन सीमावर्ती जिलों और अति संवेदनशील इलाकों पर टिका है जहां सदियों से घने जंगलों, उफनती नदियों और दलदली जमीनों का फायदा उठाकर अवैध प्रवासी छिपने और बसने में कामयाब होते रहे हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे इलाके अब सीधे तौर पर प्रशासन के रडार पर सबसे ऊपर आ चुके हैं और यहां एक एक घर की नब्ज टटोली जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ये होल्डिंग सेंटर क्या बला है और इनकी अचानक इतनी सख्त जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों के तय नियमों को समझना बहुत जरूरी है। इन नियमों के मुताबिक किसी भी विदेशी नागरिक को जिसने सिर्फ अवैध रूप से सीमा पार की हो, उसे आप सीधे तौर पर आम अपराधियों के साथ किसी सामान्य जेल में बंद करके नहीं रख सकते। जेल उन लोगों के लिए बनी होती है
जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा हो या जो बाकायदा सजा याफ्ता हों। लेकिन ये जो लोग सरहद पार से आते हैं, ये अवैध प्रवासी होते हैं। इनकी असली पहचान और इनकी नागरिकता साबित करना सबसे पहला और सबसे जटिल कदम होता है। इसी कानूनी पेंच को सुलझाने के लिए सरकार ने यह तय किया है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से जो भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, उन्हें सीधे थानों या जेलों में ठूंसने के बजाय इन विशेष रूप से बनाए गए होल्डिंग सेंटरों में ट्रांसफर किया जाएगा। इन सेंटरों को बनाने के पीछे का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एक बार जो पकड़ा गया वह दोबारा किसी भी कीमत पर भागकर हमारे समाज में न घुल मिल पाए। इन सेंटरों के अंदर उन पर 24 घंटे दिन रात बेहद कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यह कोई आरामगाह नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित घेरा होगा जिसे भेदना नामुमकिन होगा। जब तक इन पकड़े गए विदेशी नागरिकों की असली पहचान की 100% पुष्टि नहीं हो जाती और उनके मूल देश के साथ तमाम कागजी कार्रवाई पूरी करके उन्हें वापस डिपोर्ट करने की पूरी कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती, तब तक उनका पक्का ठिकाना यही होल्डिंग सेंटर होंगे। आसान भाषा में समझें तो यह एक तरह का ट्रांजिट कैंप होगा, एक ऐसा स्टेशन जहां से उनका अगला और आखिरी सफर सिर्फ और सिर्फ उनके अपने देश की तरफ होगा, भारत के अंदर नहीं। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम के तार जोड़े और इसके पीछे की असली कहानी को गहराई से समझें, तो इसके तार सीधे तौर पर हाल ही में हुए बंगाल के विधानसभा चुनावों से जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर बंगाल की जनता से सबसे बड़ा और अहम वादा यही किया था कि राज्य को हर हाल में अवैध प्रवासियों से पूरी तरह मुक्त कराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी विशाल रैलियों में बहुत ही आक्रामक और ओजस्वी तरीके से हुंकार भरते हुए कहा था कि जिस तरह से असम के अंदर घुसपैठ की इस गहरी बीमारी पर नकेल खसी गई है और उसे पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में तेजी से काम हुआ है, बिल्कुल उसी तर्ज पर अब बंगाल में भी इस अवैध घुसपैठ पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाया जाएगा। अब जब राज्य की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है और भाजपा की शुभेंदु सरकार पूरी मजबूती से कायम हो चुकी है, तो पार्टी ने बिना कोई वक्त गंवाए अपने इस सबसे बड़े वादे को सीधा जमीन पर उतारने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। यह जो कड़ा फैसला लिया गया है, यह सिर्फ एक राजनीतिक वादा पूरा करने तक सीमित नहीं है। यह हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और एक राज्य की टूटती अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मसला है। साल 2026 तक आते आते सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से भयंकर डेमोग्राफिक बदलाव देखे गए हैं, उसने देश के बड़े बड़े सुरक्षा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को गहरी चिंता में डाल दिया था। अवैध रूप से सीमा पार करके आने वाले ये लोग सिर्फ एक जगह पर टिककर नहीं रहते थे। इनके पीछे एक पूरा का पूरा सिंडिकेट, एक पूरा का पूरा माफिया काम कर रहा था। यह नेटवर्क इतना शातिर था कि इन लोगों को सीमा पार कराते ही चंद दिनों के भीतर फर्जी तरीके से पहचान पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज मुहैया करा दिए जाते थे। इन फर्जी दस्तावेजों के दम पर ये घुसपैठिए न सिर्फ हमारे देश की सरकारी योजनाओं का अनुचित और अवैध लाभ उठा रहे थे, बल्कि स्थानीय नागरिकों के रोजगार, उनकी जमीनों और उनके सीमित संसाधनों पर भी खुलेआम कब्जा जमा रहे थे। रोहिंग्या प्रवासियों का मामला तो इससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरा रहा है। म्यांमार से विस्थापित होने के बाद बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के रिफ्यूजी कैंपों तक पहुंचना और फिर वहां से शातिर दलालों के गहरे नेटवर्क के जरिए भारत की सीमाओं में चुपचाप प्रवेश कर जाना, यह पूरा खेल बहुत लंबे समय से बिना किसी खौफ के चल रहा था। भारत के कई राज्यों और कई छोटे बड़े हिस्सों में ये रोहिंग्या बस्तियां हमारे सुरक्षा तंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थीं। प्रशासन के लिए इन बिखरी हुई बस्तियों को सटीक रूप से चिन्हित करना और वहां से एक एक व्यक्ति को निकालकर वापस भेजना सच में लोहे के चने चबाने जैसा काम था, क्योंकि इनके पास हर तरह के फर्जी कागज मौजूद होते थे। लेकिन अब इन होल्डिंग सेंटरों के निर्माण के आदेश के साथ ही सरकार ने एक ऐसा मजबूत संस्थागत और कानूनी ढांचा खड़ा कर दिया है जिससे इस पूरी जटिल प्रक्रिया को बहुत तेज, बहुत पारदर्शी और एकदम अचूक बनाया जा सके। जमीनी स्तर पर सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का असर साफ दिखना शुरू हो गया है। जिलों में पूरा का पूरा प्रशासन अपनी सुस्ती छोड़कर पूरी तरह से एक्टिव और एक्शन मोड में आ चुका है।
राज्य की पुलिस और सभी खुफिया एजेंसियों को ऊपर से बिल्कुल साफ निर्देश मिल चुके हैं कि वे हर संदिग्ध इलाके में अपनी गश्त कई गुना बढ़ा दें। उन तमाम सिंडिकेट्स और माफियाओं की रीढ़ तोड़ दी जाए जो इन अवैध प्रवासियों को अपने स्वार्थ के लिए पनाह देते हैं या उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करने का काला धंधा चलाते हैं। जो लोग सालों से यह सोचकर एकदम बेखौफ बैठे थे कि उनके पास तो फर्जी कागज हैं और उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनके बीच अब एक भयानक खौफ का माहौल फैल चुका है। यह बिल्कुल साफ हो गया है कि अब कोई भी राजनीतिक संरक्षण, कोई भी पुरानी जान पहचान या वोट बैंक की गंदी राजनीति उन्हें सरकार के इस एक्शन से नहीं बचा सकती। 2026 का यह नया प्रशासनिक ढांचा किसी भी तरह के दबाव में झुकने या रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यह दुनिया भर को भी एक बहुत कड़ा, स्पष्ट और बिना लाग लपेट वाला संदेश है कि भारत अब अपने संसाधनों और अपनी सीमाओं के साथ किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा।